ऑन कर लीजिए। गत गत कक्षा में हम लोग जो चर्चा किए कि वैयाकरणों के मत से, प्राचीन वैयाकरणों के मत से शाब्दबोध प्रक्रिया धातु का अर्थ क्या होता है और तिंग का अर्थ क्या होता है। तिंग का अर्थ कर्तृवाच्य में कर्ता संख्या काल, कर्मवाच्य में कर्म संख्या काल होता है और धातु का अर्थ फल और व्यापार होता है। और इसको हम जोड़ करके भी उन फल का व्यापार में क्या संबंध है, तिंगर्थ कर्ता संख्या काल का आपस में परस्पर जो है क्या संबंध है, प्रकृति अर्थ में क्या संबंध है, ये सब बातें गत कक्षा में प्राचीन वैयाकरणों की रीति से हमने पढ़ लिया। नव्य वैयाकरण जो होता है, नव्य वैयाकरण नागेशादी है, उनके यहाँ थोड़ा सा मतभेद है धात्वर्थ के विषय में, वो भी थोड़ा चर्चा करके फिर आगे बढ़ते हैं। प्राचीन वैयाकरण ने कहा कि फल और व्यापार वो धातु का अर्थ होता है, धातु से फल और व्यापार आता है और तिंग से कर्ता कर्म संख्या काल आता है और जो है व्यापार मुख्य विशेषक शाब्दबोध होता है। जितने भी पदार्थ हैं वो सारे पदार्थ जा करके अंत में व्यापार में मिलते थे, तो ये प्राचीन वैयाकरण कहता है व्यापार मुख्य विशेषक शाब्दबोध। शाब्दबोध माने शब्द जन्य जो अर्थबोध, जो पचती है तो पचती शब्द से जो अर्थबोध है उसी को शाब्दबोध कह रहे हैं। देवदत्ता पचती, इस शब्द से उपस्थित होने वाला जो अर्थबोध है, होने वाला जो अर्थबोध है, अर्थ ज्ञान है, उसको शाब्दबोध कहते हैं। नागेश भट्ट जो प्रभृति वैयाकरण है, नव्य वैयाकरण, वो कहते हैं ऐसा नहीं है, फल और व्यापार धातु का अर्थ होता है, इसमें कोई विवाद नहीं, लेकिन फल और व्यापार जो है वो कहते हैं कि फल और व्यापार जो धातु का अर्थ होता है, तो धातु की जो शक्ति है वो अलग अलग फल और व्यापार में शक्ति नहीं है। नव्य वैयाकरण जो नागेश प्रभृति है वो कहते हैं फलावच्छिन्न व्यापार और व्यापारावच्छिन्न फल, इसमें शक्ति है धातु की। धातु की जो शक्ति है वो फलावच्छिन्न व्यापार में और व्यापारावच्छिन्न फल में शक्ति है। फलावच्छिन्न व्यापार का मतलब होगा कि जो फल जो है होता है वो व्यापार में विशेषण होगा, ये कहाँ पे है, और उनका जो शाब्दबोध होता है नव्य वैयाकरण का, नागेश का, वो कर्तृवाच्य में जैसा प्राचीन वैयाकरण शाब्दबोध करता है, जैसे पचत से एक कर्त वृत्ति ही वर्तमान काल वृत्ति ही विक्लित अनुकूल व्यापार, शाब्दबोध यही होगा कर्तृवाच्य में। लेकिन कर्मवाच्य में उनका शाब्दबोध प्रक्रिया बदल जाती है। वो कहते हैं कि फल मुख्य विशेषक शाब्दबोध होता है। एक चीज जान लीजिए, जो प्राचीन वैयाकरण है वो चाहे कर्तृवाच्य हो, इसको लिख सकते हैं, प्राचीन वैयाकरण चाहे कर्तृवाच्य हो और चाहे कर्मवाच्य हो, प्राचीन वैयाकरणों के अनुसार व्यापार मुख्य विशेषक ही शाब्दबोध होगा। सभी पदार्थ व्यापार में ही अन्वित होंगे, अंत में व्यापार को बोलना है। नव्य वैयाकरण ऐसा नहीं कहता है। नव्य वैयाकरण जो नागेश है वो कहते हैं कर्तृवाच्य यदि होगा, पचत यदि होगा, तो जैसा शाब्दबोध प्राचीन वैयाकरण करता है वैसे होता है, अर्थात व्यापार मुख्य विशेषक शाब्दबोध। लेकिन जब कर्मवाच्य होगा तो शाब्दबोध फल मुख्य विशेषक होगा। जितने भी पदार्थ हैं वो सारे पदार्थ फल में अन्वित होंगे, साक्षात अथवा परंपरिया। तो पचती कहने से वही उसी प्रकार का शाब्दबोध। एक बार हम लोग ब्लैक बोर्ड पर देखते हैं तो नव्य वैयाकरण है उनका शाब्दबोध प्रक्रिया। तो देखिए,
इसकी शक्ल जो हाँ दिखाई पड़ रहा है ऐसे हाँ ब्लैक बोर्ड दिखाई पड़ रहा है ना। हाँ तो देखिए बहुत तो अच्छा दिखा। पचती, जैसे पचती का हमने शब्द बोध किया था, पचती में पचती, पच से वही आ गया नब्बे वैयाकरणों का जो है। तो जैसे बोध हुआ था बाकी उसी प्रकार से बोध करिए आप, जैसे बोध किए थे पचती का की जगह अब पच्चते का, सारे संबंध वैसे ही आएंगे। पच्चते का जो है पच्चते, पच्चते में उसी प्रकार से दो प्रकृति अंश और प्रत्यय अंश। पच जो प्रकृति अंश है इससे क्या आएगा, देखिए व्यापारावच्छिन्न ठीक, व्यापारावच्छिन्न विकृति। और तो से आ गया, इस तो प्रत्यांश से क्या आएगा, उसी प्रकार से कर्म अर्थ आएगा। पच्चते में तो अर्थ है कर्म, कर्म एक नंबर कर्म आ गया। पच्चते में एक एकत्व संख्या भी आएगी, तो संख्या संख्या। और 3 नंबर आएगा काल भी, काल में भी इसी का अर्थ है वर्तमान काल, क्योंकि पच्चते वर्तमान काल का है तो वर्तमान काल। वर्तमान काल। तो अब देखिए जो नव्य वैयाकरण है, नव्य वैयाकरण नागेश कहते हैं, संबंध सारा वही है। वर्तमान काल का व्यापार में अन्वय होगा, वर्तमान काल वृत्ति व्यापारावच्छिन्न विकृति ही, वर्तमान काल वृत्ति व्यापारावच्छिन्न विकृति ही। तो काल का अन्वय व्यापार में करना है वृत्तित्व संबंध से। संख्या जो एक संख्या एकत्व संख्या उसका कर्म में अन्वय करना है, कर्मवाच्य में कर्म, तो सारी प्रक्रिया वैसी है। तो क्या हुआ, माने एक कर्म, इसका अर्थ हुआ एक संख्या, माने एक संख्या है एक कर्म, तत्ते से वर्तमान काल एक कर्म, एक 3 अर्थ आ गए। अब यहां पर क्या होगा, तो अब देखिए एक कर्म, एक कर्म, कर्म का अन्वय किसमें होता है, बताया था कि कर्म का अन्वय फल में होता है और कर्ता का अन्वय व्यापार में होता है। तो कर्म जो है, कर्म जो का अन्वय फल में कर लिया, कर्म का अन्वय फल में किस संबंध से, वृत्तित्व संबंध से या निष्ठत्व संबंध से। यदि ऐसा कह सकते हैं एक कर्म निष्ठा विकृति ही, अथवा एक कर्म वृत्ति विकृति ही, दोनों कह सकते हो। तो एक कर्म निष्ठ विकृति, और विकृति कैसी है, व्यापारावच्छिन्न विकृति, अथवा व्यापार जन्ना जन्या विकृति कह सकते हो। जो है व्यापार और विकृति का जन्नत्व संबंध है, व्यापार और विकृति का जो संबंध है जन्नत्व संबंध। तो अब कहोगे क्योंकि जन्य विकृति स्त्रीलिंग है तो जन्या लगा दो, क्या कहोगे, तो पच्चते का शाब्द बोध जो नव्य वैयाकरण है वो कहता है वर्तमान काल वृत्ति, वर्तमान काल वृत्ति व्यापार जन्या एक कर्म निष्ठा विकृति, लिख सकते हो वर्तमान काल वृत्ति व्यापार जन्या, जन्नत संबंध है, वर्तमान काल वृत्ति व्यापार, वर्तमान काल का व्यापार में होता है, काल का सिद्धांत है दोनों के मत से। तो वर्तमान काल वृत्ति
व्यापार जन्या एक कर्म निष्ठा विकृति या एक कर्म वृत्ति विकृति, ये पच्चते का शाब्दबोध हो गया। ठीक, ये बात समझ में आ गई तो आगे बढ़े। कोई बोल दो। हाँ, कश्चन बदेत तदा अग्रे चला। कोई बोल दो फिर आगे बढ़ते हैं। कोई बच्चा बोलो, समझ में आ गया? चले आगे। प्रणाम गुरुजी। हाँ, आ गया समझ में? जी गुरुजी। अब देखिए, तो अब क्या, तो आपका ये हो गया। अब मान लो तंडुला और जोड़ दो। तंडुला पच्चते, तो कुछ नहीं करना है। तंडुल जो है वो भी एक कर्म है। तंडुल जो है वो कर्म है, और कर्म भी, तीन का अर्थ भी कर्म है, तो दो कर्म हो गया। एक तंडुल कर्म और दूसरा तंडुल उक्त कर्म है, वो अलग कथा है। तो तंडुल जो होगा वो उक्त कर्म होगा, कर्म है। और तीन का अर्थ जो कर्म है, तो तीन का अर्थ जो कर्म है वो सामान्य कर्म हुआ, और तंडुल जो कर्म है वो विशेष कर्म हुआ। तो अब सामान्य वही नियम फिर लगा कि सामान्य विशेषयो अभेदान्वय, सामान्य और विशेष का अभेद संबंध हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, शाब्द बोध करोगे अब जो है, तो अब कहोगे तंडुला, और अभेद संबंध होगा। तो जैसे देवदत्त का तुम कर्ता में अभेद संबंध लगा के कहते थे देवदत्ता भिन्नैक कर्तृ वृत्ति ही, या देवदत्ता भिन्नैक कर्तृ निष्ठा, अब व्यापार कहते थे। अब क्या कहोगे, तंडुला भिन्नैक कर्म निष्ठा विकृति। देवदत्त तंडुल का एक कर्म के साथ अभेद और जोड़ दो, अभिन्न और जोड़ दो, तंडुला भिन्नैक कर्म, और कर्म का विकृति में निष्ठत्व संबंध अथवा वृत्तित्व संबंध। निष्ठत्व कहो वृत्तित्व कहो एक ही चीज है। निष्ठ और विकृति, निष्ठ और वृत्ति एक ही चीज है। तो क्या हुआ, तंडुला भिन्नैक कर्म निष्ठा वर्तमान काल वृत्ति व्यापार जन्य विकृति ही, ये शाब्द बोध हो गया। क्योंकि फल मुख्य विशेषक शाब्द बोध मानता है नब्बे भैया का। ये बात समझ में आ गई तो आगे बढ़े, चले आगे। अब मान लो इसमें देवदत्तेन और जोड़ दो, तो देवदत्तेन और जोड़ दोगे तो देवदत्तेन तंडुला पच्चते, तो देवदत्त कर्ता है। कर्ता का जो है हम जो है किस में अन्वय करेंगे, कर्ता का जो है हम व्यापार में अन्वय करते हैं। तो कर्ता का व्यापार में अन्वय करेंगे तो देवदत्ता भिन्न आश्रय निष्ठ व्यापार कहेंगे। तो क्या अब शाब्द बोध क्या होगा, ध्यान दीजिए। अब जो शाब्द बोध होगा वो शाब्द बोध होगा वर्तमान काल वृत्ति देवदत्ता भिन्न कर्त वृत्ति तंडुला भिन्नैक कर्म निष्ठा व्यापार जन्या विकृति ही, ये शाब्द बोध हो जाएगा। बात समझ में आ गई। देवदत्तेन तंडुला पच्यते कहो, देवदत्तेन ग्राम गम्यते कहो, उसी प्रकार से देवदत्तेन ग्राम गम्यते का शाब्द बोध क्या होगा, तो देवदत्तेन ग्राम गम्यते का शाब्द बोध जो होगा वो क्या होगा, तो देवदत्ता भिन्नैक कर्त वृत्ति और ग्रामाभिन्न कर्म निष्ठा वर्तमान काल वृत्ति व्यापार जन्य उत्तर देश संयोग। जो फल होगा उसको अंत में बोलना है। उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार में उत्तर देश संयोग फल है, तो उत्तर देश संयोग को अंत में बोलना है। ये बात समझ में आ गई तो आगे बढ़े। कोई बोल दो। तो दो बातें हमने बता दिया, कोई बोलते नहीं हो तो हमको नहीं, मुझे पता नहीं चल पाता है, तो कोई बोल दिया कर इसलिए। तो देखो, कहने का तात्पर्य यह होगा कि जो प्राचीन वैयाकरण है वो चाहे
पचती हो और चाहे पच्यते हो, चाहे तंडुल पच्यते हो, चाहे तंडुलम पचती हो, चाहे कर्तवाच्य हो, चाहे कर्मवाच्य हो, व्यापार मुख्य विशेषक ही शाब्दबोध होता है। लेकिन जो नव्य वैयाकरण है वो कहता है कि ऐसा नहीं है। नव्य वैयाकरण ने कहा कि यदि कर्तवाच्य होगा तो व्यापार मुख्य विशेषक शाब्दबोध होगा, और कर्मवाच्य होगा तो फल मुख्य विशेषक शाब्दबोध होगा। ये कौन कहता है? नव्य वैयाकरण। नव्य वैयाकरणों के यहाँ नागेश भट्ट प्रभृति, नागेश भट्ट से लेकर के अभी तक के जो वैयाकरण है वो नव्य वैयाकरण कहते हैं कि फल मुख्य विशेषक शाब्दबोध होगा। सबसे अंत में फल को बोलना है। वो कहते हैं क्रिया मुख्य विशेषक शाब्दबोध होता है। क्रिया मुख्य विशेषक शाब्दबोध, क्रिया के दो अर्थ है। व्यापार मुख्य विशेषक शाब्दबोध नहीं कहते हैं नव्य वैयाकरण। नव्य वैयाकरण कहता है क्रिया मुख्य विशेषक शाब्दबोध। क्रिया के दो अर्थ है। क्रिया माने व्यापार भी क्रिया है और फल भी क्रिया है। फल को भी क्रिया कहते हैं और व्यापार को भी क्रिया कहते हैं। व्यापार को क्रिया कब कहेंगे? जब क्रियते क्रियते यया सा क्रिया, जब करण अर्थ में हम प्रत्यय करेंगे तो क्रियते यया सा क्रिया, जब व्युत्पत्ति करेंगे करण अर्थ में हम सौ प्रत्यय कर लेंगे तो वहां पर हमारा क्रिया जो होगा वो क्या हो जाएगा? व्यापार का वाचक हो जाएगा। जब क्रियते यासा क्रिया करेंगे, कर्म व्युत्पत्ति, क्रियते यासा क्रिया कर्म व्युत्पत्ति जब करेंगे तो क्रिया का अर्थ होता है फल, क्योंकि फल को किया जाता है। क्रियते यासा क्रिया, तो इस प्रकार से क्रिया माने फल भी और क्रिया माने व्यापार भी। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्रिया मुख्य विशेषक शाब्दबोध होता है नव्य वैयाकरणों के यहाँ। क्रिया मुख्य विशेषक शाब्दबोध का मतलब होगा कि कर्तवाच्य में व्यापार, क्रिया माने व्यापार, क्रिया मुख्य विशेषक माने व्यापार मुख्य विशेषक शाब्दबोध, और कर्मवाच्य में क्रिया माने फल, कर्म व्युत्पत्ति के द्वारा। तो क्रिया मुख्य विशेषक का मतलब होगा फल मुख्य विशेषक शाब्दबोध होता है। ये बात समझ में आ गई? तो अब धीरे धीरे बढ़े आगे। कोई बोल दो हाँ, सब आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर चल रहा है, बहुत बढ़िया। कोई आगे हाँ, बहुत कोई अच्छा बच्चा बोल दे, कोई बच्चा बोल दे आगे। बोलो। हाँ, तो मत बोलो कोई बोलो। ठीक है जी बोल रही है, समझ आ गई? बोलो जी गुरु। ठीक ठीक ठीक, हाँ बहुत अच्छा। तो क्रिया मुख्य विशेषक शाब्दबोध हमारा जो है ये नव्य वैयाकरण कहता है, चाहे पच्यति हो और चाहे पचती हो, शाब्दबोध जो हमारे यहाँ है वो कर्तवाच्य में अलग चलेगा, कर्मवाच्य में फल मुख्य विशेषक होगा। इसमें प्रमाण क्या है? एक प्रमाण लिख लो। सुप आत्मना कच का नागेश कहते हैं, नव्य वैयाकरण जो है वो कहता है कि क्यों हमारे यहाँ फलावच्छिन्न व्यापार व्यापारावच्छिन्न फल क्यों मानते हैं? तो कहीं इसलिए मानते हैं कि जब हमको कर्तवाच्य में फलावच्छिन्न व्यापार अर्थ होगा, क्योंकि व्यापार को हम मुख्य विशेष बनाएंगे, और कर्मवाच्य में व्यापारावच्छिन्न फल अर्थ होगा। ये क्यों कहा नव्य वैयाकरण? तो उनके यहाँ प्रमाण है सुपह आत्मना कच का भाष्य प्रमाण है। सुपह आत्मना कच पर भाष्यकार ने एक बात कही, बहुत अच्छी बात कही। वो बात क्या कही? तो भाष्यकार ने कहा कि आत्मनः पुत्रम इच्छति। कोई बच्चा बोल दे कि आत्मनः पुत्रम इच्छति, ये क्या रूप बनता है? पुत्रीयति। हाँ, सुपह आत्मना कच, आत्मना पुत्रम इच्छति क्या प्रत्यय होता है? क्यच। हाँ, पुत्रम कर्म से कच प्रत्यय करके पुत्रीयति रूप बनता है ना जी। आत्मनः पुत्रः इष्यते, आत्मनः पुत्रः इष्यते, यहाँ पर क्या रूप बनेगा? भाष्यकार ने पूछा, कहा कि आत्मनः पुत्रम इच्छति, यहाँ पर जिस प्रकार से सुप आत्मनः कच से कच प्रत्यय होता है। कोई बात न करो भाई, कोई बात न करो। तो आत्मनः पुत्रम इच्छति ऐसा विग्रह करके पुत्रीयति रूप बनता है, ये भाष्यकार ने कहा।
पुत्रम इच्छति, इच्छति जो है वो हमारा कर्तवाच्य है, लेकिन आत्मनः पुत्र इष्यते, इष्यते कर्मवाच्य है। का आत्मनः पुत्र इष्यते, यहां पर जो है सुपात्मन से कच प्रत्यय नहीं होता है। भाष्यकार ने कहा क्यों नहीं होता है? तो भाष्यकार ने कहा भिन्नार्थत्वा, भिन्न अर्थ होने के कारण। पुत्रम इच्छति इसका अर्थ अलग है, पुत्र इष्यते इसका अर्थ अलग है, इसलिए दोनों का अर्थबोध अलग होने के कारण, भिन्नार्थ होने के कारण हमारा आत्मना पुत्र इष्यते यहाँ पर सुपात्मना कच से कच प्रत्यय नहीं होता है, क्योंकि भिन्न अर्थ है जो है। तो कहा कि तो नव्य वैयाकरण नागेश ने व्याख्या किया कि भिन्न अर्थ है क्या वो, तब कहते हैं कि भिन्न अर्थ वही होगा, भिन्न जो अर्थ है वो क्या होगा कि भिन्न अर्थ जो होगा वो कर्तवाच्य में व्यापार मुख्य विशेषक शाब्द बोध होगा और कर्मवाच्य में फल मुख्य विशेषक शाब्द बोध होगा। यही दोनों में भिन्नार्थत्व है। एकत्र एक जगह व्यापार सबकी अपेक्षा सर्वापेक्षा मुख्य है, सबसे प्रधान है पुत्र विच्छति में कर्तवाच्य में, और कर्मवाच्य में फल हमारा जो है सबसे प्रधान है। तो भिन्न अर्थ होने के कारण हमारा जो है भिन्न अर्थत्व होने के कारण जो है हमारा फल मुख्य विशेषक जो है वो शाब्द बोध होता है। ये नागेश ने निकाला, नागेश भट्ट ने कहा कि इसलिए आत्मनः पुत्रम इच्छति और आत्मनः पुत्र इच्छति में शाब्द बोध इसीलिए नहीं होगा क्योंकि भिन्नार्थत्वाद जो भाष्यकार ने कहा उसका उपादन माने उसका कथन तभी हो पाएगा जब हम कर्मवाच्य में फल मुख्य विशेषक शाब्द बोध मानेंगे। इसलिए तो कहे फल मुख्य विशेषक मानोगे तो क्रिया प्रधानक शाब्द बोध भाष्यकार ने कहा है बुआ जो धातु पर, तो क्रिया प्रधानक शाब्द बोध कैसे होगा? तो क्रिया का दो अर्थ कर दिया उन्होंने, नागेश ने कहा क्रिया शब्द की व्युत्पत्ति दो है, एक क्रियते यया सा क्रिया, जब कर्ण व्युत्पत्ति करेंगे तो क्रिया का अर्थ होगा व्यापार, कर्तवाच्य में व्यापार मुख्य विशेषक शब्द, क्रिया मुख्य विशेषक शब्द बोध भाष्यकार कहते हैं भुआ देव धातु पर, तो इसका मतलब होगा कि व्यापार मुख्य विशेषक शब्द बोध कर्ण व्युत्पत्ति से। और क्रियते या सा क्रिया, क्रियते या सा क्रिया दूसरी हम कर्म में हम प्रत्यय कर देंगे, सप्रत्यय, क्रिय से सप्रत्यय होता है तो सप्रत्यय हम जो है कर्म अर्थ में कर देंगे। जब कर्म अर्थ में हम जो है सप्रत्यय कर देंगे क्रियते या सा क्रिया, तो किसको किया जाता है? तो फल को किया जाता है। तो क्रियते या सा क्रिया व्युत्पत्ति के द्वारा क्रिया माने फल, तो क्रिया मुख्य विशेषक बहुत सुंदर, क्रिया मुख्य विशेषक शब्द बोध का मतलब, क्रिया मुख्य विशेषक शब्द बोध का मतलब हुआ कि व्यापार मुख्य विशेषक शब्द बोध और फल मुख्य विशेषक शब्द बोध, ये भुआ जो धातु सूत्र के भाष्य से भी विरोध हमारा नहीं होगा। ये नागेश ने व्याख्या की, इसलिए नागेश बहुत अच्छा है, इसलिए नागेश ने हम माता जी बहुत सुंदर बहुत, इसलिए नागेश ने दो बातें कह दिया। अब जो है नव्य वैयाकरण कहता है कि आप प्राचीन वैयाकरणों के यहाँ तो भाष्य से विरोध होगा, क्योंकि भाष्यकार ने कहा कि भिन्नार्थ होने के कारण माने भिन्नार्थ होने के कारण आत्मनः पुत्र इष्यते में कच प्रत्यय नहीं हुआ, इसके साथ तो आपका विरोध होगा। प्राचीन वैयाकरणों को नव्य वैयाकरण ने दोष देते हैं, तो कहा कि ऐसा नहीं है। टीकाकारों ने जो प्राचीन वैयाकरणों का मत है उसी को सिद्धांत को स्थापित किया है। कैसे किया अभी बता देती हूँ, भाष्य के साथ भी विरोध नहीं होगा। ये कहते हैं जो है टीकाकार इत्यादि सरल शब्दों से हम समझ लेते हैं। तो देखिए कैसे विरोध नहीं होगा। तो अब कहते हैं तो एक दोष उसके पहले और समझ लीजिए, चाहे उसके पहले आपको ब्लैक बोर्ड पर दिखाते हैं क्यों विरोध नहीं होगा। देखिए आ गया पेन, हाँ देखिए जो है अभी हमने
देवदत्त पच्यते, तंडुल पच्यते, देवदत्ते न तंडुल पच्यते, ये जो हमने कह दिया देवदत्ते न तंडुल पच्यते, तो अब ध्यान दीजिए ये दो तीन का जो अर्थ है वो क्या क्या है? कर्म, संख्या और काल। तो जो संख्या है उसका अन्वय आपने किसमें किया? कोई एक बच्चा बोल दो। ये जो संख्या है इसका अन्वय आपने किसमें किया है? कर्ता में। अरे पच्चते है जी, कर्म में किसमें अन्वय किया? कर्म में अन्वय किया ना, क्योंकि एक कर्म निष्ठा विकृति कहते हो जी, माने तंडुलाभिन्नैक कर्म निष्ठा। आपने संख्या का अन्वय कर्म में किया। अब मान लो तंडुलम पचती है, देखो तंडुलम पचती कह दिया, तंडुलम पचती, पचती में भी वही पच और ती से कौन कौन अर्थ आएगा? कर्म, संख्या, काल। अरे कर्ता संख्या काल, कर्ता संख्या काल, संख्या और काल। कौन सा काल है? वर्तमान काल। हाँ, पचती है वर्तमान काल। तो अब देखिए ये जो संख्या है इसका संख्या का अन्वय किसमें करते हो? कर्ता में। यहाँ किसमें किए? कर्म में। तो संख्या का अन्वय आपने कर्म में किया और यहाँ पर संख्या का अन्वय किसमें किया? कर्ता में। तो भिन्नार्थ हो गया कि नहीं? मैंने पचती कहने पर संख्या का अन्वय कर्ता में, पच्चते कहने पर संख्या का अन्वय किसमें किए? कर्म में। तो इसका मतलब भिन्न अर्थ हो गया कि नहीं? कर्तवाच्य में संख्या का अन्वय कर्ता में, कर्मवाच्य में संख्या का अन्वय कर्म में। तो भिन्नार्थ हो गया कि नहीं? जी हो गया। तो भाष्यकार ने जो कहा, भाष्यकार ने क्या कहा? भाष्यकार ने कहा कि भिन्नार्थ होने के कारण, भिन्नार्थत्वात्, भिन्न अर्थ होने के कारण हमारा पुत्र आत्मना पुत्र इष्यते, यहाँ पर जो है हमारा त्यज प्रत्यय नहीं होगा। तो पच्चते में भिन्नार्थत्व प्राचीन वैयाकरणों के मत से आ गया ना कि पचती कहोगे तो संख्या का तिंगर्थ संख्या जो है उसका अन्वय कर्ता में, और जब पच्चते कहोगे तो तिंगर्थ संख्या का अन्वय किसमें करोगे? कर्म में। तो भिन्नार्थ हो गया, भिन्नार्थ हो गया। तो अब वही तो प्राचीन वैयाकरण कहता हमारे यहाँ भी भाष्य से विरोध नहीं है, क्योंकि हम जो है, क्योंकि हमारे यहाँ भी संख्या का अन्वय हम जो है पच्चते में अलग करते हैं, कर्मवाच्य में अलग करते हैं, और पचती कहने पर कर्तवाच्य में अलग करते हैं। विचार्थत्व का उत्पादन हमारे यहाँ किया जा सकता है। इसलिए फल और व्यापार अलग अलग अर्थ मानने में कोई दोष नहीं है। आपके यहाँ गौरव होगा कि कर्तवाच्य में फलावच्छिन्न व्यापार में शक्ति माननी पड़ेगी, कर्मवाच्य में व्यापारावच्छिन्न फल में शक्ति माननी पड़ेगी। तो आपके यहाँ गौरव है। हमारे यहाँ फल और व्यापार धातु के अर्थ मानेंगे तो लागू हो गया। इसलिए हमारा मत ही ठीक है, नव्य वैयाकरण कहता है। ठीक जी, इतनी बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़े। जी गुरु आ गई जी। तो अब फिर नव्य वैयाकरण कहते हैं। नव्य वैयाकरण कहे कि देखिए एक नियम है, फिर से नियम एक देख लीजिए, एक नियम आपको लिखा देते हैं। एक नियम है, क्या नियम है? उद्देश्य विधेय भाव, लिख लीजिए सब लोग। उद्देश्य विधेय भावेन
उद्देश्य विधेय भावेन अन्वयं प्रति कारणम। उद्देश्य विधेय भावेन अन्वयं प्रति पृथक उपस्थिति ही कारणम। तो नव भैया का दोष देते हैं। क्या दोष देते हैं कि भैया देखिए, आप क्या कहते हो, नव प्राचीन भैया का को कहते हैं आप जो है पच से पचति में या पच्चते एक ही समान मानता है। पच से आपने विकृति ही और 2 नंबर हुआ व्यापार, और इनका दोनों का संबंध है अनुकूलत। तो अब कहता है कि देखिए आपने विकृति और व्यापार की अलग अलग उपस्थिति मानते हो, दोनों अलग अलग पदार्थ हैं। ये बताया था पहली कक्षा में कि ये भी पदार्थ है, ये भी पदार्थ है, क्योंकि उपस्थिति में विशेष ये भी है। विकृति की विकृतित्व उपस्थिति होगी, व्यापार की व्यापारत्व उपस्थिति होगी। तो व्यापारत्वावच्छिन्न व्यापार, विकृतित्वावच्छिन्न विकृति। तो विकृतित्वावच्छिन्न विकृति में विकृतित्व जो है वो हमारा क्या है, विशेषण होगा, और विकृति जो है वो विशेष होगा। व्यापारत्वावच्छिन्न व्यापार में व्यापारत्व जो है वो विशेषण होगा और व्यापार जो है वो विशेष होगा। तो उपस्थिति विशेषता दोनों में रहती है। तो दोनों पदार्थ होते हैं। एक गत कक्षा में हमने बताया था, तो भी इसकी अलग अलग उपस्थिति होती है। एक वृत्तगत फल द्वंद्व खंडता शक्ति होने के कारण, माने जैसे जिस प्रकार से एक डंठल में अलग अलग फल, 2 फल होते लगे रहते हैं, उसी प्रकार से ये भी दोनों पदार्थ हैं। ये बातें हमने पहले बता चुका हूँ। बात समझ आ रही ना जी? कि ये भी पदार्थ है, ये भी पदार्थ है, ये पहले हमने समझा दिया था। ठीक, तो अब देखो चाहे कि जिस प्रकार से जैसे नीलो घटा है, तो नीलो घटा में नील की अलग उपस्थिति, घट की अलग उपस्थिति, तो घट को उद्देश्य करके नीलत्व का विधान या नीलवत्ता का विधान किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक उद्देश्य है और एक विधेय है। तो जो घट है, घट को उद्देश्य करके नील का विधान किया जाता है। नीलो घट में घट जो है वो पूर्व पदार्थ सिद्ध पदार्थ है, तो वो उद्देश्य है। पूर्व सिद्ध पदार्थ जो होता है उद्देश्य होता है, अपूर्व जो चीज होता है वो जो है हमारा विधेय होता है। पूर्व सिद्ध पदार्थ घट है, तो घट को उद्देश्य करके नील का विधान किया जाता है। तो जिस प्रकार से नीलो घट में नील की अलग उपस्थिति, घट की अलग उपस्थिति, तो दोनों की उपस्थिति अलग अलग होती है, तो पृथक पृथक उपस्थिति होती है। तो उद्देश्य विधेय भाव अन्वय होता है। वहां घट को उद्देश्य करके नील का विधान किया जाता है। तो और जैसे घट है, घट कहने से घट घटत्व समूह है, तो घट एक से एक ही पदार्थ है, घट पदार्थ बताया था, घटत्व पदार्थ नहीं है। तो घट को उद्देश्य करके घटत्व का विधान या घटत्व को उद्देश्य करके घट का विधान ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहां पृथक पृथक उपस्थिति नहीं होती है। तो कहा कि जब पृथक पृथक उपस्थिति होगी तो उद्देश्य विधेय भाव अन्वय होगा। तो अब आप विकृति की अलग उपस्थिति मानते हो, व्यापार की अलग उपस्थिति मानते हो, तो पृथक पृथक उपस्थिति जो है हो गई, तो उद्देश्य विधेय भाव अन्वय होगा। तो उद्देश्य, तो व्यापार को उद्देश्य करके फल का विधान अथवा फल को उद्देश्य करके व्यापार का विधान की आपत्ति होने लगेगी, जबकि ऐसा नहीं है। उद्देश्य विधेय भाव न अन्वयम प्रति पृथक उपस्थिति कारण में नियम लग जाएगा तो उद्देश्य विधेय भाव अन्वय होने लगेगा, ऐसा जबकि है नहीं। तो वही कह दिया कि यहाँ पर जो है उद्देश्य विधेय भाव अन्वय नहीं होता है, ये कह दिया। तो प्राचीन वैयाकरण जो है ना, प्राचीन वैयाकरण वो समाधान देता है। क्या समाधान देता है? कि समाधान देता है कि देखिए
उद्देश्य विधेय भाव अन्वय प्रति पृथक उपस्थिति कारण जो कहते हैं ना, तो हम कर देंगे धातु जन्य, धातु भिन्न जन्य। यहां पर जो है ना धातु भिन्न जन्य, ये पृथक विशेषण बना देंगे। मतलब क्या, उद्देश्य विधेय भाव अन्वय के प्रति धातु से भिन्न जन्य पृथक उपस्थिति कारण होगी। मतलब धातु जन्य जो उपस्थिति होगी उनकी उद्देश्य विधेय भाव अन्वय नहीं होगी, धातु भिन्नेतर की होगी। धातु भिन्नेतर जन्य जो होगा, धातु से इतर जो है, धातु भिन्न माने धातु से इतर जन्य उपस्थिति जब होगी, पृथक पृथक उपस्थिति होगी, तभी जाकर के उद्देश्य विधेय भाव अन्वय होगा। धातु से जन्य जो उपस्थिति विकृति और व्यापार है, हम जो है धातु भिन्नत्व का निवेश कर देंगे। धातु भिन्नत्व का निवेश भैया उद्देश्य विधेय भाव जो नियम है उसमें धातु भिन्नत्व निवेश कर देंगे तो हमारा दोष नहीं होगा। कि यहाँ पर जो है अब हम कहेंगे, क्या कहेंगे कि उद्देश्य विधेय भावेन अन्वय के, उद्देश्य विधेय भावेन अन्वय वही होगा जहां पर धातु से भिन्न, धातु पद से भिन्न पद के द्वारा जब पृथक पृथक उपस्थिति होगी तभी जाकर के उद्देश्य विधेय भावेन अन्वय होगा। धातु से जन्य जो उपस्थिति है उसमें उद्देश्य विधेय भावेन अन्वय नहीं होता है। धातु भिन्नत्व का निवेश कर देंगे तो हमारे यहाँ जो आप दोष दे रहे हो कि भैया पृथक पृथक उपस्थिति मानने पर ये दोष होगा, वो दोष नहीं होगा। ये प्राचीन वैयाकरण ने नव वैयाकरण को समाधान दे दिया। ये बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़े। समझ में आ गया? बोलिए भाई, कोई बोलते क्यों नहीं विद्यार्थी? कोई बोल दो। भगवान साहब खोल रहे हैं। आकाश को भगवान साहब, हाँ खोल रहे हैं। भगवान साहब समझ में आया? पाठ तीसरा। हाँ आप लोग बोल सकते हैं, खोल दिया हमने। हाँ जी, हाँ बोलिए। भगवान साहब पंकज, हाँ पंकज जी, गुरु जी। गुरुदेव एक, हाँ बोलो गुरुदेव एक बार रिपीट करें, नहीं समझ में आया अभी। क्या बताती? देखिए अभी नव वैयाकरणों का क्या मत है? नव वैयाकरण कहता है फलावच्छिन्न व्यापार, व्यापारावच्छिन्न फल, माने व्यापार जन्य व्यापार, फलावच्छिन्न व्यापार, व्यापारावच्छिन्न फल में शक्ति मानता है। कर्तृवाच्य में फलावच्छिन्न व्यापार में धातु की शक्ति होती है और कर्मवाच्य में व्यापारावच्छिन्न फल में शक्ति होती है। फल में गुरु जी? हाँ जी, कर्मवाच्य में व्यापारावच्छिन्न फल में शक्ति धातु की और कर्तृवाच्य में फलावच्छिन्न व्यापार में शक्ति होती है। ये बात समझ में आ रही है? नव वैयाकरण क्या? जी 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 समझ आ रही है। ठीक, चले आगे जी। अब कह दिया, देखिए अब अभी बता, इसके पहले बताया था कि फल और व्यापार की पृथक पृथक उपस्थिति हो रही है, क्योंकि तो दोनों विशेष से हो रहे हैं। विकृतित्वेन विकृति की उपस्थिति, व्यापारत्वेन व्यापार की उपस्थिति। तो फल और व्यापार, विकृति और व्यापार दोनों हमारे क्या है? पृथक पृथक, एक वृंतगत फल खंडसा शक्ति है, दोनों हमारे पदार्थ हैं। ये बात समझ आ गई? जी हाँ जी। चले, तो अब कह दिया कि जब दोनों हमारे पदार्थ हो गए तो दोनों हमारे पदार्थ उपस्थित होंगे जो है। ठीक, अब कहते वहां अब नव वैयाकरण दोष देता है कि ऐसा है, जब जो है आप अलग अलग दोनों को पदार्थ मानोगे और दोनों की पृथक पृथक उपस्थिति मानोगे तो उसके लिए एक नियम है, अभी लिखाया था, उद्देश्य विधेय भावेन अन्वय के प्रति, माने जहां पर पृथक पृथक उपस्थिति होगी वो कारण है। कारण होगा तो कार्य होगा कि नहीं? कारण होने पर कार्य होता है कि नहीं? ये बताइए।
होता होता है है। जी, या होता है यदि जी। शुष्क ईंधन हो, पानी हो, तो अग्नि की उत्पत्ति होगी कि नहीं? जी जी जी, होता है, अनुमान प्रमाण। तो वाणी के प्रति शुष्क ईंधन कारण है। शुष्क ईंधन के रहने पर जिस प्रकार से वाणी की उत्पत्ति होती है, सूर्यकांत मणि भी अग्नि के प्रति कारण है। सूर्यकांत मणि का समाधान होगा तो अग्नि की उत्पत्ति हो जाएगी। तो अग्नि के तो कारण जो हमारा सूर्यकांत मणि है, उसके रहने पर अग्नि की उत्पत्ति हुई। शुष्क ईंधन के संयोग रहने पर अग्नि की उत्पत्ति हुई। उसी प्रकार से पृथक पृथक उपस्थिति जो है ना, वो कारण है। पृथक पृथक उपस्थिति कारण किसमें है? पृथक पृथक उपस्थिति कारण है उद्देश्य विधेय भाव न अन्वय के प्रति। माने पृथक पृथक उपस्थिति होगी तो उद्देश्य विधेय भाव न अन्वय होगा। ये मतलब है उद्देश्य विधेय भाव न अन्वयम प्रति पृथक उपस्थिति कारण। ये बात समझ आ गई? जी आचार्य जी। तो अब ध्यान दीजिए, पच से जब हमारा विकृति भी अर्थ आया और व्यापार अर्थ भी आया, दोनों अर्थ जब आ गया हमारा, फल और व्यापार पृथक पृथक उपस्थिति हो रही है ना, एक वृंजगत फल बन रहे हैं ना, दोनों पदार्थ हो रहे हैं, तो पृथक पृथक उपस्थिति हो रही है तो उद्देश्य विधेय भाव में होने लगेगा। व्यापार उद्देश्यक फल विधेयकस्य फलोद्देश्यक व्यापार विधेयकस्य च बोधापत्ति। ये आपत्ति देते हैं कि फलोद्देश्यक व्यापार उद्देश्यक फल ऐसा बोध होने लगेगा, ऐसा होता नहीं। ठीक है, तो ये आपत्ति नव वैयाकरणों ने दिया, प्राचीन के वैयाकरणों ने। तो प्राचीन वैयाकरण ने समाधान, तो ये दोष समझ में आया। प्राचीन वैयाकरण ने क्या दोष दिया कि जब पृथक पृथक उपस्थिति, आप प्राचीन वैयाकरण पृथक पृथक उपस्थिति मांग रहा है ना फल और व्यापार की। जी गुरु जी, अलग अलग मान रहा है। जब अलग अलग मान रहा है तो पृथक पृथक उपस्थिति हो गई तो उद्देश्य विधेय भाव न अन्वय होने लगेगा। होता नहीं है। ठीक, जैसे नीलोघटा में घट को उद्देश्य करके नील का विधान किया जाता है, वैसे यहाँ पर नहीं है। ठीक, तो अब कह रहे हैं, ध्यान दीजिए, प्राचीन वैयाकरण ने समाधान दिया कि भैया जो उद्देश्य विधेय भाव अन्वय नियामक व्युत्पत्ति है, उसमें हम धातु भिन्नत्व निवेश कर देंगे। माने उद्देश्य विधेय भाव अन्वय बोध के प्रति पृथक पृथक उपस्थिति जो कारण हम मानते हैं, वो धातु भिन्न पद जन्य जब पृथक पृथक उपस्थिति होगी, धातु जन्य पृथक पृथक उपस्थिति होगी तो उद्देश्य विधेय भाव अन्वय नहीं होगा। धातु भिन्न पद जन्य पृथक पृथक उपस्थिति जो है वो उद्देश्य विधेय भाव अन्वय के प्रति कारण होगा। जब धातु भिन्न पद जन्य उपस्थिति होगी पृथक पृथक, धातु भिन्न और धातु जन्य उपस्थिति होगी तो धातु भिन्नत्व का निवेश कर देंगे तो नहीं होगा। धातु जन्य जो पृथक पृथक उपस्थिति होगी उसमें उद्देश्य विधेय भाव अन्वय नहीं होगा। धातु भिन्न निवेश दे दिया जी, मैंने उद्देश्य विधेय भाव अन्वयम प्रति धातु भिन्न पदजन्य पृथक उपस्थिति कारणम, ऐसा कर देंगे, कार्य कारण अब बना देंगे तो हमारा जो है शाब्दबोध नहीं होगा उद्देश्य विधेय भाव। ये बात समझ में आ गई? जी गुरुदेव जी। आया अनमोल? जी गुरु जी समझ आया गुरु जी। अब ध्यान दीजिए, धातु भिन्न पद जन्य होगा, धातु से जन्य होगा तो उद्देश्य विधेय भाव अन्वय नहीं होगा, ये कहना चाहते हैं। ठीक जी गुरु जी। जी अब यहाँ पर जो है ना गुरु जी, आप उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, उदाहरण दिया ना, नीलो घट। जैसे घट शब्द है ना, देखिए घट शब्द है, तो घट से आप ब्लैक बोर्ड पर देख लीजिए और बढ़िया समझ में आएगा। जैसे देखो, जैसे और समझा देते हैं, देखिए यहाँ पर ये नियम तो लिख ही लिए हैं जी। जैसे घट शब्द है, एक घट शब्द है, ठीक, इससे तीन अर्थ आया। क्या क्या? घटत्व, घट
और इन दोनों का समवाय संबंध। घट क्या है? एक घट बड़े ऐसे ये वाला जो है, एक घट ऐसा है, और एक घट शब्द है, और एक घट अर्थ होगा, जिसमें पानी भरा हुआ है, जो भी एक घट अर्थ होगा। और इस घट रूप अर्थ में घटत्व तो रहता है, जाती रहती है। तो अब घट कहने से घटत्व और घट की उपस्थिति हुई ना जी। ठीक। घटत्व कहने तो यहाँ पर घट को उद्देश्य करके घटत्व का विधान अर्थ होता है क्या? नहीं होता है। या घटत्व को उद्देश्य करके घट रूप अर्थ का विधान होता है क्या? नहीं। यहाँ पर उद्देश्य विधेय अभाव अन्वय नहीं हुआ। बात समझ आ गई? यहाँ घटत्व और घट जो अर्थ है, घट शब्द का घटत्व और घट जो अर्थ है, ये घटत्व और घट अर्थ जो है, इनका परस्पर उद्देश्य विधेय भाव अन्वय होता है क्या? नहीं, नहीं होता है। नहीं होता। नहीं होता क्यों है। नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? क्योंकि पृथक पृथक दो उपस्थिति अलग-अलग नहीं हो रही है। दोनों की पृथक पृथक उपस्थिति नहीं होती है। घट में घटत्व होता है। घटत्व घट की उपस्थिति हो रही है। घटत्व घट की उपस्थिति हो रही है। घटत्वेन घट, घटत्व। घट में घटत्व। हाँ, घट में घटत्व है, तो घट की जो घटने में उपस्थिति घटत्व होगी है। वो घटत्व घट की उपस्थिति होगी। जी। तो घटत्व घट की उपस्थिति हुई, तो घट की जो उपस्थिति हो रही है वो दो अलग अलग पदार्थ के रूप में नहीं हो रही है, एक पदार्थ के रूप में हो रही है। घटत्व घट पदार्थ की उपस्थिति हो रही है। ठीक जी। तो उद्देश्य विधेय भाव अन्वय नहीं हुआ ना? नहीं हुआ। घट में नहीं नहीं हुआ। हुआ। नहीं तो हुआ। उद्देश्य विधेय भाव अन्वय नहीं हुआ। अब ध्यान दीजिए, एक है नीलो घटा। नीलो घटा एक वाक्य है। नील से नील अर्थ की उपस्थिति हुई, और घट से घटत्व के घटत्व। नील से नीलत्व, नील से नीलत्व, घट से घटत्व। नील से नील, नहीं। घट से घट। घट से घटव। नील से नील और घट से घट। नील से रूप। ओके। नील से नील रूप। हाँ, वही वर्ण रूप जो है, वर्ण वही है। नील वर्ण पदार्थ। नील रूप। हाँ, नील रूप वाला जो हमारा गुण है, नील है, जो उसकी उपस्थिति हो रही। और घट से घट रूप अर्थ वही ए वाला घट रूप अर्थ की घटत्व, पानी उपस्थिति। भरने वाला वो घटत्व। हाँ, जो घट है, घटत तो मत कहिए, घट कहिए, घट। घट। ओके। घट की उपस्थिति घट की उपस्थिति घटत्व हो रही है ना? जी। और नील की उपस्थिति नीलत्व हो रही है। नील और घट की उपस्थिति घटत्व ना? घटत्वेन। भिन्न और नील की? भिन्न उपस्थिति। हाँ, तो नील की भिन्न उपस्थिति नीलत्व हो रही। देश विधेय हाँ। कर सकते हैं इधर। हाँ, तो यहाँ पर घट को उद्देश्य करके नील, क्या घट को उद्देश्य करके नील का विधान, या नील विधेय, नील को उद्देश्य करके घट का विधान। उद्देश्य विधेय भाव में वो काम चार है, और नील को उद्देश्य करके घट का, घट को उद्देश्य करके नील का विधान होता है। घटोद्देश्यक नील, क्योंकि इनकी जो उपस्थिति हो रही है ना, वो पृथक पृथक हो रही है, माने नीलत्व नील की और घटत्व घट की। जाति तो डिफरेंट है इधर, तो घट का घटत्व से और जाति डिफरेंट है। नीलत्व जाति, घटत्व जाति डिफरेंट है। हाँ, इसीलिए हम पृथक पृथक कर सकते हैं, विच्छिन्न। हाँ, नीलत्व नील की, जाति के बाद। घटत्व घट की उपस्थिति, घटत्व घट की और नीलत्व नील की उपस्थिति हो रही है। ठीक, यहाँ पर अब घट की जो उपस्थिति हो रही है, घटत्व नहीं हो रही है। एक रूप में उपस्थिति हो रही है। तो यहाँ उद्देश्य विधेयवान अन्वय नहीं हुआ ना? यहाँ पर उद्देश्य विधेयवान अन्वय हो रहा है ना? पृथक पृथक उपस्थिति हो रही है। जब नीलत्व नील की, घटत्व घट की, तो पृथक पृथक उपस्थिति हुई। पृथक पृथक उपस्थिति हो रही है, तो उद्देश्य विधेयवान अन्वय होगा। यहाँ पृथक पृथक उपस्थिति नहीं हो रही है, तो नीलत्व नहीं नील की उपस्थिति हो रही है, या घटत्व घट की उपस्थिति हो रही है, घटत्व घट की उपस्थिति हो रही है, तो पृथक पृथक उपस्थिति नहीं हुई, तो हमारा उद्देश्य विधेय भाव में नहीं हुआ। घट को उद्देश्य करके घटत्व का, घटत्व को ऐसा
बात बता रहा है एक पृथक उपस्थिति कारण है, पृथक पृथक उपस्थिति होगी तो उद्देश्य विधेय भाव में होता है, ये नीलो घटा। ये बात समझ में आ गई? जी जी आचार्य जी समझ में आ गया। जी समझ में आ आचार्य गया? जी 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 आचार्य जी। अब यहाँ पर देखिए विकृति और व्यापार, व्यापार पचति जो है, पचति जो है, जी पचति में पच से आया विकृति और व्यापार ना। जी विकृति की उपस्थिति कैसे होगी? विकृतित्वेन। विकृति के उपस्थिति, हाँ विकृतित्वेन, विकृतित्वेन, और व्यापार की व्यापारत्वेन। व्यापारेण। तो पृथक पृथक उपस्थिति हो रही है ना, इसकी तो व्यापारत्वेन, इसकी तो विकृतित्वेन, तो पृथक पृथक उपस्थिति हो रही है ना। जी 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 जी। जैसे यहाँ पृथक पृथक उपस्थिति हुई तो उद्देश्य विधेय भाव में हुआ, वैसे नव्य वैयाकरण कहा कि भैया जब आप अलग अलग पदार्थ मानोगे, प्राचीन वैयाकरण का ही मत है कि पृथक पृथक उपस्थिति होती है, तो कह दिया जब, और वहां नव्य वैयाकरण ऐसा नहीं कहता है, नव्य वैयाकरण कहता है नहीं जी, पच से कर्तवाच्य होगा तो विकृति से अवच्छिन्न व्यापार, जब पचते होगा तो व्यापार से अवच्छिन्न विकृति की उपस्थिति होगी। तो व्यापार, तो यहाँ पर पृथक पृथक उपस्थिति नहीं हो रही है, विकृति विशिष्ट व्यापार की उपस्थिति हो रही है। विकृति विशिष्ट व्यापार पचति में नागेश क्या कहते हैं? नागेश कहते हैं पच से सामान्य व्यापार। हाँ सुनिए पहले एक बार ध्यान दीजिए, पच से विकृति व्यापार की उपस्थिति होगी तो विकृति विशिष्ट व्यापार की उपस्थिति होगी पचति में, पच से। और विकृति विशिष्ट व्यापार की जो उपस्थिति होगी कैसे होगी? विकृति विशिष्ट व्यापारत्वेन। कैसे होगी? विकृतित्वेन विकृति की, व्यापारत्वेन व्यापार की। ऐसा नहीं होता है नव्य वैयाकरण होते हैं। नव्य वैयाकरण कहता है विकृति विशिष्ट या विकृति विकृति अनुकूल व्यापारत्वेन, विकृति अनुकूल व्यापार की उपस्थिति होती है पद्धति में, एक पदार्थ की उपस्थिति होती है। और जब पच्चते कहेंगे तो व्यापार विशिष्ट विकृति की, व्यापार विशिष्ट विकृतित्व उपस्थिति होगी। बात समझ में आ गई? तो यहाँ नागेश के मत में पृथक पृथक उपस्थिति नहीं है। अब इसको थोड़ा समझा देते हैं, एक बार आप लोगों को और समझ जाएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए जो नव्य वैयाकरण है वो उसकी शक्ति जो है ना, जिसे पचति कहेंगे तो फलावच्छिन्न व्यापार, विकृति पचति में पच से विकृति विशिष्ट व्यापार की उपस्थिति होगी, पच से विकृति विशिष्ट व्यापारत्वेन एक पदार्थ हुआ। ये बात समझ में आ गई? हाँ है ना? जी गुरुजी। और जब पच्चते कहेंगे तो नागेश के मत में क्या होगा? तो नागेश के मत में जो उपस्थिति होगी तो पच्चते कहने पर व्यापार विशिष्ट विकृति की, व्यापार विशिष्ट विकृति की जो उपस्थिति होगी वो व्यापार विशिष्ट विकृतित्वेन, व्यापार विशिष्ट विकृति की उपस्थिति में। ये बात समझ आ गई? जी गुरुजी। प्राचीन वैयाकरण कहता है ऐसा, प्राचीन वैयाकरण का ऐसा नहीं है। प्राचीन वैयाकरण कहता है विकृतित्वेन, विकृति की अलग उपस्थिति होगी पच से, व्यापारत्वेन व्यापार की अलग उपस्थिति होगी। ये कौन कहता है? प्राचीन वैयाकरण। ठीक, ये बात समझ में आ गई? तो अब जो है तो नव्य वैयाकरण दोष वैयाकरण दोष देता है, भैया जो आपके यहाँ अलग अलग आपने विकृति की, व्यापारत्वेन व्यापार की उपस्थिति जो आप मान रहे हो, तो आपके यहाँ उद्देश्य विधेय अभावेन परस्पर अन्वय होने लगेगा, क्योंकि नियम है उद्देश्य विधेय अभावेन अन्वयम प्रति पृथक उपस्थिति कारणम। तो पृथक उपस्थिति हो रही है, मैंने विकृतित्वेन विकृति की, व्यापारत्वेन व्यापार की पृथक पृथक उपस्थिति हो रही है, तो परस्पर उद्देश्य विधेय अभावेन अन्वय की आपत्ति होगी। ये नव्य वैयाकरण प्राचीन वैयाकरणों पर दोष दिया। ये दोष समझ में आ गया? जी जी। आ गया हो तो आगे बढ़े। जी गुरुजी। आ गया?
जी। अनमोल आ गया, बा- भगवान सहाय आ गया, माता जी के कोई बच्चा बोल दे। जी गुरुजी। आ गया, ठीक। हाँ। तो हाँ चलिए, बहुत अच्छा। तो अब कह आ दिया, गया ध्यान गुरुजी। दीजिए। तुम हाँ, सबको तो अब जो है प्राचीन वैयाकरण कहता है नव वैयाकरण से कि नहीं जी, हमारे यहाँ भी दोष नहीं है। आपने जो दोष दिया उद्देश्य विधेय भाव अन्वयम प्रति, वो हमारे यहाँ दोष नहीं है। क्यों दोष नहीं है? कि हम जो है उद्देश्य विधेय भाव अन्वयम प्रति हम धातु भिन्न निवेश का निवेश कर देंगे। तो उद्देश्य विधेय भाव अन्वय वहीं पर होगा जहां पर धातु से भिन्न पदजन उपस्थिति होगा। जैसे नीलो घटा, नीलो घटा में नील और घट की पृथक धातु से भिन्न पदजन उपस्थिति हो रही है नील और घट की, तो वहां तो उद्देश्य विधेय भाव अन्वय होगा। लेकिन धातु से जन्म जो उपस्थिति होगी उसमें उद्देश्य विधेय भाव अन्वय नहीं होता है। धातु भिन्न का निवेश कर देंगे तो दोष नहीं होगा। ये प्राचीन वैयाकरण ने अपने यहाँ समाधान दे दी। ये बात समझ में आ गई? समाधान? जी गुरुजी, जी गुरुजी, धातु भिन्न जी भिन्न का निवेश कर दिया। तो अब नव्य वैयाकरण फिर कहता है, नव्य वैयाकरण ने कहा कि भाई साहब प्राचीन वैयाकरण से कि आप जो है आपके यहाँ जो कार्य का उद्देश्य विधेय भाव से अन्वय नियामक व्युत्पत्ति है, उद्देश्य विधेय भाव अन्वय नियामक व्युत्पत्ति में आप धातु भिन्नत्व का निवेश करते हो तो आपके यहाँ गौरव हो रहा है। हमारे यहाँ तो इतना ही मानते, उद्देश्य विधेय भाव अन्वयम प्रति पृथक उपस्थिति कारण। आपके यहाँ धातु भिन्नत्व का निवेश करते हो तो गौरव होगा। आप प्राचीन वैयाकरणों को तो गौरव होगा, हम नव्य वैयाकरणों को गौरव नहीं होगा। इसलिए हमारे यहाँ कोई दोष नहीं है। आपके यहाँ तो गौरव हो रहा है कार्य कारण भाव में। ये बात समझ आ गई? गुरुजी, गौरव होना क्या है? गौरव होना होता है ना, जैसे अभी हम कह रहे थे उद्देश्य विधेय नियम लिखा था ना, उद्देश्य विधेय भाव अन्वयम प्रति पृथक उपस्थिति कारणम, तो ये शरीर कृत गौरव होगा। इसका गौरव होने ज्यादा कहना पड़ रहा है, ज्यादा कहना, हाँ ज्यादा कहना पड़ रहा है, ये गौरव है। ज्यादा कहना पड़ रहा है। जी जी। तो जैसे अब धातु, अब हम क्या कहेंगे? उद्देश्य विधेय भाव अन्वयम प्रति धातु भिन्न पृथक उपस्थिति कारण, धातु भिन्न पदजन्य। तो धातु भिन्न पदजन्य ये और जोड़ना पड़ा, तो अधिक कहना पड़ा। यहाँ धातु भिन्न ज्यादा कहना पड़ा ना, धातु भिन्न ज्यादा कहना पड़ा और नव्य क्या नहीं कहना पड़ा, ये नव्य क्या नहीं कहना पड़ा, ज्यादा कहने का नाम गौरव है। हाँ, ज्यादा कह दिया या ज्यादा ज्ञान में गौरव हो रहा है, जो भी हो, यहाँ पर ज्यादा कहना पड़ रहा है, यही गौरव हो जो माता जी ने बताया। ठीक है? गौरव हो तो दोष होता है क्या? हाँ हाँ, हमारे यहाँ व्याकरण में गौरव बहुत बड़ा दोष है जी। गौरव बहुत संदेह बड़ा जैसा आ रहा है ना, संदेह जैसा, संदेह आ रहा है, थोड़ा विमर्श आ रहा है इधर। ओके, ठीक एक है। अक्षर से बात हो सकती है तो डेढ़ अक्षर मत कहिए। व्याकरण की भाषा गौरव का अर्थ यही है। हाँ, अर्धमात्रा लाघवे न, एक नियम है, अर्धमात्रा लाघवे न वैयाकरणाः पुत्रोत्सवम मन्यन्ते। और यदि आधी मात्रा का लाघव हो जाए तो जिस प्रकार से पुत्रोत्सव कोई मनाता है ना, पुत्र होने पर उत्सव मनाता है कोई, उसी प्रकार से आधी मात्रा का लाघव होने पर वैयाकरण पुत्र के समान उत्सव मना रहा है कि कम हमें बोलना पड़े। लाघव यानी सेतुराम जी कम कहना और गौरव यानी ज्यादा कहना। छोटा तो लाघव व्याकरण में गुण है और गौरव व्याकरण में दोष है। गौरव का ठीक है, ठीक दो ठीक अक्षर ठीक। बात हो सकती है तो ढाई अक्षर मत कहिए। हाँ, दो अक्षर में है तो ढाई अक्षर मत कहिए। जी। और एक तो अक्षर में प्राचीन में गौरव होगा और नव्य के हिसाब से वहां पे गौरव नहीं होगा। ठीक है ना? ठीक ठीक है ना? ठीक। समझ हाँ, अब प्राचीन वैयाकरण कहेगा, नव्य वैयाकरण ने दोष दे दिया, आपके यहाँ गौरव हो रहा है, गौरव हो रहा है। तो प्राचीन वैयाकरण ने कहा कि अरे भाई साहब, ठीक है, आप जो कह रहे हो वो बहुत अच्छी बात नहीं कर रहे हो। हमारे यहाँ तो जो उद्देश्य विधेय भाव में अन्वय नियामक व्युत्पत्ति है उसी में हम धातु भिन्न केवल कह रहे हैं, और आप नव्य वैयाकरणों के यहाँ तो महत गौरव है। क्या महत गौरव है? अब प्राचीन वैयाकरण नव्य वैयाकरणों के यहाँ गौरव दिखा रहा है। क्या गौरव दिखा रहा है? कि देखिए आपके यहाँ आप जो नव्य वैयाकरण हो
उसके यहाँ एक गौरव पर देख लीजिए। हमारे यहाँ पचति कहेंगे तो क्या होगा, पचति कहेंगे तो भी विकृति और व्यापार धातु से आएगा ना जी। कर्तवाच्य में रहे तो चाहे कर पचते कहे तो भी विकृति और व्यापार ना। हमारे यहाँ प्राचीन वैयाकरणों के यहाँ, नव्य वैयाकरणों के यहाँ वो कहता है कि नहीं, पचति कहोगे तो पच से क्या आएगा, विकृति से अवच्छिन्न व्यापार व्यापार। और जब कर्मवाच्य कहोगे पचते कहोगे तो व्यापार विशिष्ट फल, व्यापार विशिष्ट फल। तो अब कह दिया आपके यहाँ अब जो कार्य का भाव होगा तो आप कहोगे कि पचति कर्तवाच्य में पच से, पचति जो कर्तवाच्य होगा, कर्तवाच्य में समविव्याहृत जो धातु है उस धातु से किसकी उपस्थिति होगी, तो पच से फलावच्छिन्न व्यापार की उपस्थिति होगी कर्तवाच्य, और कर्मवाच्य व्यापारावच्छिन्न फल की उपस्थिति होगी। तो आपको कहने हमारे यहाँ तो पच से फल और व्यापार की उपस्थिति होती है, इतना ही कहना पड़ेगा आपको। पच से कर्तवाच्य, पच से फलावच्छिन्न व्यापार और पचते कर्मवाच्य में तो आप क्या कहना पड़ेगा, कर्मवाच्य तो कहा कि आपके यहाँ तो कर्तवाच्य कर्मवाच्य, हमारे धातु भिन्न से अधिक हो गया, कर्तवाच्य ही और कर्मवाच्य और अधिक बढ़ गया। और फलावच्छिन्न व्यापार, हम कहते हैं फल और व्यापार, फल विशिष्ट व्यापार, तो आप कहते हो फलावच्छिन्न व्यापार व्यापारावच्छिन्न फल, तो दो और माना। तो हमारे यहाँ तो फल विशिष्ट व्यापार एक ही, आपको व्यापारावच्छिन्न फल फलावच्छिन्न व्यापार, तो एक और बढ़ गया गौरव। और कर्तवाच्य कर्मवाच्य गौरव बढ़ ही रहा है। तो आपके यहाँ तो बहुत गौरव हो रहा है, हमारे यहाँ तो घाट भी नहीं खाना पड़ रहा। बात समझ आ गई? जी आ गया, अच्छी तरह से समझ में। तो एक कह देता है एक गौ, प्राचीन वैयाकरण ने कहा इसमें हमारा मत ठीक है, हमारा मत ठीक है। एक बात और 3-4 बातें और हैं, वो आज कक्षा हो गई, कल हम इसके बारे में और बताएंगे कि नव्य वैयाकरणों के मत में और क्या क्या दोष आएंगे, फलावच्छिन्न व्यापार व्यापारावच्छिन्न फल मानने में और क्या क्या दोष आएगा, उसको कल बता के फिर आगे बढ़ेंगे। तो अब नव्य वैयाकरणों के यहाँ और भी दोष होगा, एक आता है कौन, प्राचीन वैयाकरण अभी और दोष देगा कि गौरव वाला थोड़ा गौरव हमारे यहाँ है, आपके यहाँ गौरव के अतिरिक्त और भी दोष है, वो कल गिनाऊंगा, ये प्राचीन वैयाकरण कहते हैं, उसको कल करेंगे। बस आज इतना है, बहुत धन्यवाद। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। गुरुजी एक प्रश्न था। हाँ बोलिए बोलिए, अपना नाम बोलिए, पहले नाम बोलिए। जानवी, हाँ जानवी बोलिए। जानवी दादी, हाँ बोलिए बोलिए जी। हम ये पूछना था कि जब इच्छति अर्थ में सुपह आत्मन क्यच से क्यच इच्छति अर्थ में आया है, तो हम इसी को पुनः सन क्यों लगाते हैं, पुत्री येषति क्यों बनाते हैं, पुत्र येषति? कहाँ पे प्रश्न आपका, क्या प्रश्न है कि आत्मना पुत्रम इच्छति, तो सन जो प्रत्यय करते हैं ना जी, वो इच्छा अर्थ में भी करते हैं। हाँ, तो इच्छा अर्थ में तो क्यच आ गया। तब तो देखिए दो चीज हुआ, एक हुआ जो है जो आत्मना पुत्रम इच्छति, ठीक है, आत्मना पुत्र या पुत्रम इच्छति, पुत्रम इच्छति कहने पर सन नहीं हुआ ना, वाक्य हुआ जी। तो अब जो है, अब जब सन प्रत्यय करते हैं तो इच्छत नहीं कहना पड़ता जी, सन ही इच्छत अर्थ को कहता है। पुत्री इसति, तो पुत्री इसति जब कहेंगे तो वहां पर सन ही इच्छत को कह रहा है। तो वहां पर सन कहते हैं क्या, जब सन करते हैं तो इच्छत कहते हैं क्या? नहीं कहते। जब पुत्रम इच्छत कहते हैं तो सन प्रत्यय किए क्या? नहीं किए। तो जब इच्छत कहेंगे तो सन नहीं किए, सन कहे तो इच्छत नहीं किए। बात समझ आ गई? परंतु पुत्रीय जो है, पुत्रीयति
इसमें अच्छा तो पुत्रियत में पूछ रहे हैं, पुत्रियत में पूछ रहे हैं। पुत्रीय हमने कर दिया, तो इसमें हाँ। वापस हम पुनः सन क्यों लगाते हैं? किसमें सन? अब हमको मान लो जो है पुत्रीय से सन क्यों लगाते हैं, हमको अलग अर्थ की। अच्छा ये प्रश्न है आपका, देखिए ध्यान दीजिए, हाँ ध्यान दीजिए। पुत्रीय का अर्थ क्या हुआ? अपने पुत्री लिए का अर्थ हुआ पुत्र की इच्छा करता है, पुत्र को चाहता है जी। ना। पुत्री का होगा कि यहाँ पर गुरुदेव नहीं होगा इसमें। इच्छा, देखिए पुत्र की इच्छा, जी पुत्र की इच्छा अर्थ हुआ ना जी ठीक। तो पुत्र की इच्छा अर्थ हुआ यहाँ पर जो है जी पुत्रीय में, ठीक है। तो एक हमारे यहाँ श्लोक है, सैसिकान मत्वर्थीयात् सैसिको मधुपर्थिका, इसको हम कल बताएंगे, इसको जो है ठीक है। पुत्रीय से होगा कि नहीं? पुत्र से तो होता है सन प्रत्यय, जब हम करेंगे। पुत्री से उदाहरण दिया है, उसमें पुत्री ईशति दिया है काशिका में, पुत्री ईशति, हाँ तो हो सकता है माता जी। हाँ तो पुत्री इतुम इच्छति होगा माता जी। पुत्री उस समय जो है पुत्री इतुम इच्छति, ये भगवान चाहे कह दिया ना, उसलिए हमको संदेह होगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा, पुत्री इतुम इच्छति, पुत्रम इच्छति अलग चीज है, पुत्री इतुम इच्छति अलग चीज है। पुत्रम इच्छति, हाँ भगवान साहब, भगवान साहब पहले सुनो पहले, पुत्रम इच्छति ये अलग चीज है ना जी। अब पुत्री इतुम इच्छति, गुरुदेव वैसा प्रयोग कहीं देखा नहीं है। अरे काशिका में दिया हुआ है बेटा, काशिका में दिया हुआ है, कौमुदी में भी है, होगा सन प्रत्यय होगा, कोई बाधा नहीं है, प्रयोग है। भगवान साहब क्यजंत से सन का प्रयोग होता है, क्यजंत से सन प्रत्यय होगा। अरे अलग अलग अर्थ ही है, अलग अलग अर्थ क्या है? पुत्रम इच्छति, आत्मना पुत्रम इच्छति, ठीक है। अब पुत्रयितुम इच्छति, दोनों अलग अलग अर्थ है, अलग अलग अर्थ होने के कारण सन प्रत्यय हो जाएगा। पुत्रयितुम इच्छति का फिर क्या अर्थ होगा? जी गुरुजी, पुत्रयितुम इच्छति का अर्थ हुआ जो है यहाँ पर देखो, पुत्री इतुम इच्छति, हाँ पुत्री इतुम इच्छति, पुत्री इतुम इच्छति। देखो एक तो साक्षात अपने लिए पुत्र कोई चाहा तो कर्मकांड इत्यादि पूजा पाठ कर लिया तो पुत्र हो, अपने लिए चाह लिया तो पुत्रम इच्छति। एक जो है किसी से करवा रहा है, अरे कोई जजमान इत्यादि जो है वो उसके द्वारा, जजमान जो है वो कर्मकांड आदि के द्वारा जो है वो क्या कहते हैं, पुत्री इतुम इच्छति। वहां पर जो है उस अवस्था में पुत्री इतुम इच्छति, पुत्री इशति इत्यादि बनता है, बनने में कोई बाधा नहीं है। तो पू का भी द्वित्व हो जाता है, टी का भी द्वित्व हो जाता है, पुत्री इशति भी बनता है, इशति भी बनता है, बनता है। यथेष्टम नाम धातुषु, यथेष्टम नाम धातुषु, यथेष्टम नाम धातुषु है भगवान साहब, समझे। पू को भी द्वित्व कर सकते हो, ती को भी द्वित्व कर सकते हो, तो अलग अलग होता है अर्थ अलग अलग है, अर्थ अलग अलग है, ठीक है। कल विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और किसी को कुछ पूछना हो प्रणाम तो पूछ सकता है। धन्यवाद, ठीक गुरुदेव, प्रणाम माता जी, प्रणाम किसी कुछ पूछना है क्या? प्रणाम माता जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। प्रणाम आचार्य जी, प्रणाम गुरुदेव, अच्छी तरह से समझ गया पाठ आज, अच्छा बात लगा। प्रणाम जी माता जी। माता जी अभी तो हमने फल व्यापार का लक्षण तो शुरुआत ही नहीं किया, अभी तो केवल जो सिद्धांत की बातें की है टीका का, अभी वही बातें चल रहा है। वो तो भार बढ़ते ही चला जाएगा, बढ़ते ही चला जाएगा। जी माता जी, अब इसलिए अब थोड़ा नव्य वैयाकरण का मत को जो है प्राचीन वैयाकरण से खंडन करता है, खंडन करके फिर आगे बढ़ जाएंगे माता जी। अब ग्रंथ को आगे बढ़ाते हैं जो है। अब टीका की पूरी बात लगभग हो गई है, जो है कुछ बातें रह गई है वो कल करके फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, कल मिलेंगे। बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ही अच्छा चल रहा है। और ये रिकॉर्ड हो गया तो ये तो संपत्ति हो गई, देश की निधि हो गई। जी माता जी, देश की निधि हो गई। चलिए जी माता जी, प्रणाम माता जी, प्रणाम।